हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन जो आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका बिहार पुलिस का है। क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको पूरा बता दिया कि दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है, आपको बिहार फॉरेस्टर का और आपको बिहार पुलिस का और बिहार आपको जो है फायरमैन का। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार होमगार्ड का, आपको सारे प्रीवियस ईयर को लगा देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जो करेंगे आज की इस क्लास में, यहाँ पर हम 12/1/2019 के शिफ्ट में जो आपका एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, उन सभी को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को आप देखिए कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, क्या आपका पूछने का लेवल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको 1 नंबर पूछा जा रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि वर्मी कंपोस्टिंग में किस जीव का वहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए में दिया वो केचुआ, ऑप्शन बी मुद्रिका कृमि, ऑप्शन सी फीता कृमि, ऑप्शन डी चपटा कृमि। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका केचुआ हो जाएगा, जिसका कि वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं कि खेत में ये क्या करते हैं कि मिट्टी को उभारने का काम करते हैं। तो मिट्टी जब उभर जाता है, ये यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन पौधे के जड़ों तक आसानी से पहुँच पाता है, जिसके कारण वहाँ पर नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया भी हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाता है किसान का मित्र किस जीव को कहा जाता है, तो ये आपके केचुआ को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर पूछा जा रहा है, भागीरथ प्रत्ययन मुहावरे के लिए उचित उक्ति का चयन कीजिए। तो भागीरथ प्रत्ययन मुहावरे के लिए उचित अर्थ का यहाँ पर आपको चयन करना है। ऑप्शन ए साधारण प्रत्ययन, ऑप्शन बी असाधारण प्रत्ययन, ऑप्शन सी लगातार प्रत्ययन करते रहना, ऑप्शन डी कठिन तपस्या करना। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा असाधारण प्रत्ययन, यानी कि भागीरथ प्रत्ययन का मतलब होता है असाधारण प्रत्ययन। इन सभी को हिंदी से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाता है तो यह आपको डायरेक्ट यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर पूछा जा रहा है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है। तो बताइए कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है, आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए दल, जिसको हम पंखुड़ी भी बोलते हैं, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी परागकोश, ऑप्शन डी परागकण। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका परागकोश। परागकोश से क्या होता है, आपका केसर उत्पन्न होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर पूछा जा रहा है, उपस्वर की स्थिति कब बनती है। तो उपस्वर की अगर हम बात करें तो उपस्वर की स्थिति ऑप्शन ए में दिया हो 4 जुलाई, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 जनवरी को उपस्वर की स्थिति बनता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उपस्वर का मतलब यहाँ पर कुछ लोग नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए कि ग्रह क्या होता है कि अपनी कक्षा के यानी कि सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं कि न्यूनतम होता है, कभी तो ये दूर, कभी ये डिस्टेंस पर, कभी ज़्यादा डिस्टेंस पर हो जाता है, और कभी क्या होता है कि ये कम डिस्टेंस पर ये हो जाता है। कौन? तो ये जो उपस्वर स्थिति के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, तो उपस्वर होता है क्या। तो उपस्वर में क्या होता है कि ग्रह जो होता है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह क्या होता है कि कभी सूर्य से कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पर हो जाता है और कभी कम डिस्टेंस पर हो जाता है। तो जब जिस समय सूर्य के कम डिस्टेंस पर हो जाता है उस समय क्या होता है कि उपस्वर की स्थिति बनता है, यानी उसी को हम लोग उपस्वर कहते हैं। और जिस समय ज़्यादा दूरी पर हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको अपस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्वर कहते हैं। जब ये ज़्यादा दूरी पर हो जाता है तब अपस्वर कहते हैं, अगर कम दूरी पर हो जाता है तो इसको हम लोग उपस्वर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। वही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उपस्वर की स्थिति कब बनती थी, आपके 3 जनवरी को बनता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम जड़त्व की बात करें तो जड़त्व देखिए उसी का अधिकतम होता है जिसका कि द्रव्यमान अधिकतम होता है अकॉर्डिंग फार्मूला के। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिसका भी द्रव्यमान अधिक रहता है उसका जड़त्व क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन ए में दिया हो 1 गेंद, ऑप्शन बी 1 साइकिल, ऑप्शन सी 1 ट्रक, ऑप्शन डी 1 रेलगाड़ी। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल से बताया था। प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा और वहाँ से जाकर आप रिवीजन करते रहना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो 1 रेलगाड़ी का होगा, क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान जो होता है ये काफ़ी अधिक होने के कारण से 1 रेलगाड़ी का क्या होगा, जड़त्व जो है ये सबसे आपका अधिक होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर पूछा जा रहा है, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सौर हीटर करने का मतलब है कि जो आपका धूप में जो विद्युत ऊर्जा देगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, आपका सौर हीटर करेगा। और उससे जब हम गर्म पानी करेंगे तो वो किस कंडीशन में आपका गर्म पानी नहीं हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया वो तेज वाली धूप के दिन में, ऑप्शन बी बादल छाए हुए दिन में, ऑप्शन सी गर्म दिन में, ऑप्शन डी
हवादार दिन में। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा बादल छाए हुए दिन में, क्योंकि जब बादल छाया हुआ रहता है, चूंकि सूर्य प्रकाश जब तक नहीं रहेगा तब तक क्या होता है कि सौर ऊर्जा जो होता है ये आपका विद्युत ऊर्जा नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बादल के दिन में क्या होगा, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा नहीं देगा, जिसके कारण हीटर में क्या होगा कि आपका जो ऊष्मा पैदा नहीं होगा, और ऊष्मा पैदा नहीं होगा तो फिर आप पानी को वहाँ पर गर्म नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, बताइए कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ है ब्राह्मण, ऑप्शन बी अमरनय, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी वेदांग। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि वैदिक ग्रंथ जो है, ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है जो कि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका वेदांग जो ये आपका वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, अरण्य जो है, और उसके बाद उपनिषद, ये सभी क्या है कि वैदिक साहित्य का आपका हिस्सा है। लेकिन वेदांग की अगर हम बात करें तो आपका वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा साइकिल, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना कि निम्न में से कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए जल का बर्फ बनना, ऑप्शन बी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन सी लकड़ी का जलना, ऑप्शन डी चीनी का पानी में घुलना। तो सबसे पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक अगर परिवर्तन कहीं पर भी होता है तो वहाँ पर उसको पुनः जो उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है जिस अवस्था से वो परिवर्तित हुआ है। और अगर हम बात करें कि भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में जिस अवस्था से दूसरी अवस्था में हम परिवर्तित करते हैं किसी भी पदार्थ को, वो क्या होता है कि पुनः अवस्था में, पूर्व अवस्था में वो आ सकता है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है रासायनिक परिवर्तन के बारे में, बर्फ का जो यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन ए में दिया हुआ बर्फ का बनना, तो बर्फ जो बनता है उसको पानी से वो बर्फ बना और बर्फ को पुनः वो पानी की अवस्था में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के बारे में यहाँ पर आपको बताना। तो बर्फ का पिघलना, तो बर्फ जब पिघलेगा तो ये पुनः क्या होगा, आपका बर्फ जब पिघलेगा तो ये द्रव की अवस्था में आ जाएगा, और द्रव को पुनः जब हम क्या करेंगे तो इसको जब जब माइनस में लेकर जाएंगे सेंटीग्रेड ताप पर, तो ये क्या होगा, बर्फ में बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लकड़ी का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि लकड़ी को जलाने के बाद पुनः उस अवस्था में इसको नहीं लाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा चीनी में पानी का घुलना, तो चीनी को पानी में घुलाने के बाद इसको वाष्पन प्रक्रिया द्वारा चीनी को पुनः तैयार किया जा सकता है। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में पूछा जा रहा है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए लानोस घास स्थल जो है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है। तो बताइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता कौन सी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा। झांसी की रानी जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए प्रीवियस ईयर में ये आपको पूछा गया था, और पिछली वीडियो में जब मैंने आपको मैथ प्रैक्टिस सेट पर डाला था तो ये प्रश्न आपको वहाँ पर दिए थे हम, और ये देखिए प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। इसलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करते रहना, और मैंने बताया था कि इस प्रकार का प्रश्न जो है ये बराबर पूछा ही जाता है अलजेब्रा से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है तो इसके बारे में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अंदर रूट करना है, उसके बाद x2 माइनस x1 करना है। तो x2 का मान यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, और x1 का मान यहाँ पर आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 माइनस x हो जाएगा। इसका आपको यहाँ पर होल स्क्वायर करना है, उसके बाद प्लस करना है, y2 माइनस y1 करना है। तो y2 के मान की अगर बात करें तो ये आपका 7 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा y1। यहाँ पर भी आपको स्क्वायर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको 5 करना है। इस यहाँ पर जो आपका रूट है, इस रूट को आप उस पर बराबर के उस साइड ले करके जाएंगे तो इधर आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दूसरे स्टेप पे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो होगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आपको यहाँ पर तोड़ना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर उसके बाद हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर आपका माइनस 2ab हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर 10x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस करना है, 7 में से आपका 3 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। अब बराबर इस रूट को आप उस पर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर ये हो जाएगा,
और माइनस ये आपका 10x हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 10x हो जाएगा, और 16 उसके बाद यहाँ पर आपका कितना बच रहा है, तो 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 16 और उसके बाद यहाँ पर आपको 25 को ऐड करना है, तो 16 25 को ऐड कर देते, ये हो जाएगा आपका 41, तो यहाँ पर आपका 41 हो गया, तो चलिए यहाँ पर प्लस 41 हो गया, अब बराबर 25 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपको 10x करना है, उसके बाद यहाँ पर जाकर के आपको 25 उस पार लेकर के जाना है आपको 48 को, उसके बाद माइनस करना है। द्विघात समीकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक में बनाना है और कैसे फास्ट करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण, यहाँ पर आपका दो मूल निकलेगा, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर खुद से निकाल लेना है। आपको पेन पेपर लेकर के बैठना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट का कोई भी चांसेस नहीं बनता, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और इस प्रकार का प्रश्न आपको ढूंढ ढूंढ के बनाते रहना है, खोज खोज के बनाते रहना है। किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप खरीदे तो वहाँ से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी आपका प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगा या प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा जाता है, जो बार बार पूछने का चांसेस बनता है, जो आपका अनुमानित तौर पर प्रश्न होगी वो हम करवाते रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आना होगा ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 12 नंबर में बताना है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास है, तो बताइए कि मनुष्य के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास क्या, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मैंने कम्युनिटी में भी इस प्रश्न को पोस्ट किया था, तो वहाँ पर क्या किए थे, देखिए श्रव्य की जो आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्वनि जो सुन सकता है व्यक्ति, ये 20 हर्ट्ज से लेकर के ये आपका 20 हर्ट्ज के बीच ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ध्वनि को सुन सकता है, ठीक है। इसी के रेंज में अगर आता है तो वो सुन सकता है, इसके अलावा वो क्या कर सकता है, नहीं सुन सकता है। इसको जब मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था तो काफ़ी सारे लोग क्या किए थे कि इसमें जो आंसर मारे थे, इसमें आप आंसर दे दिए थे 18,000, लेकिन वहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था आपसे ये पूछा गया था कि किस आवृत्ति श्रव्य को जो है मनुष्य नहीं सुन सकता, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर क्या किया था कि 18,000 वाला मार देते, ये आपका गलत, इसको सुन सकता है। नहीं सुनने की अगर बात करें तो ऑप्शन में वहाँ पर दिया हुआ था 22,000 दिया हुआ था, वहाँ पर 22,000 हर्ट्ज आपका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मानव के लिए श्रव्य, जिसमें कि 17% ही लोग उसमें क्या किए थे, आंसर को सही टिक किए थे, बाकी सभी गलत किए थे। तो यहाँ पर देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है मनुष्य के लिए, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति परास होती है, तो श्रव्य आवृत्ति की अगर हम बात करें तो आपका 20,000 हर्ट्ज से लेकर के आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के आपका ये 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको छोटा छोटा प्रश्न आपको जानना चाहिए, तभी रिजल्ट होगा, ऐसे रिजल्ट होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जितना भी बता रहे हैं, और पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, तो वहाँ पर जाकर के आपको रिवीजन लगातार करते रहना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 13 नंबर में पूछा जा रहा है बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है, तो ये सारा प्रश्न आपका हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोमेन संपुट की, तो प्रैक्टिस सेट में ये सारा प्रश्न हो चुका है, क्योंकि जब वहाँ पर मैंने गुरुदा के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि बोमेन संपुट भी इसी से रिलेटेड होता है, आपका बोमेन संपुट भी यहीं पर आपका पाया जाता है गुरुदा में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्सर्जन तंत्र का, ऑप्शन बी पाचन तंत्र का, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र का, ऑप्शन डी प्रजनन तंत्र का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन कहाँ पर होता है, तो आपके गुर्दा में होता है, जहाँ पर कि किडनी होता है, और वहीं पर गुर्दा जब कार्य करना बंद कर देता है तो वहाँ पर डायलिसिस किया जाता है। पूछा जाता है कि डायलिसिस किससे संबंधित है, यह भी आपका गुर्दा से संबंधित है। और बोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके गुर्दा में ही पाया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है, ये आपका उत्सर्जन तंत्र का भाग है। उत्सर्जन कहाँ पर होता है, तो ये आपका गुर्दा किडनी में ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 14 नंबर में पूछा जा रहा है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो बताइए कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमेशा 1 से कम होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 15 नंबर में पूछा जा रहा है भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपया की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई, तो बताइए कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपया की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका 19 अगस्त 1994 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक है, तो देखिए ये पूछा गया था हरित क्रांति के जनक क्या है, तो ये देखिए जो हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो भारत का जो हरित क्रांति का जनक है ये आपका है एम एस स्वामीनाथन। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिका के हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था इसमें क्या किए थे, काफ़ी लोग इसमें क्या कहते हैं एम एस स्वामीनाथन मार दिए थे, जो कि गलत है। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये आपका नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारत के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पर भारत लिखा रहेगा, क्लियर लिखा रहेगा भारत, तो भारत के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसको यहाँ पर आपको याद रखना है। और हरित क्रांति के क्षेत्र में, हरित क्रांति जो हुआ था इसमें गेहूं के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर में पूछा जा रहा है 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो बताइए कि 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यह आपको हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है, 18 नंबर में पूछा जा रहा है राम खेल रहा इस वाक्य में क्रिया है। तो बताइए राम खेल रहा, क्रिया दो प्रकार का होता है, एक होता है अकर्मक और दूसरा होता है आपका सकर्मक। तो सकर्मक में क्या होता है कि कोई जब कार्य किया जाता है तो उसको हम लोग सकर्मक कहते हैं, और जहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा है राम खेल रहा है, तो राम क्या कर रहा है, ये राम यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये खेल रहा है। तो खेलना क्या एक प्रकार का कार्य आप मान सकते हो, लेकिन ये हिंदी की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हिंदी के अनुसार ये जो है खेलना एक कार्य को नहीं माना जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि राम खेल रहा है इस कार्य में कुछ लोग क्या करेंगे सकर्मक मार देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपका बी होगा अकर्मक क्रिया होगा, खेलना किसी भी प्रकार का कार्य नहीं माना गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 19 नंबर में पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बताइए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी डी में दिया हुआ विलियम बेटिंग। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर जो था ये आपका लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको 20 नंबर में पूछा जा रहा है इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो बताइए कि भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है इसमें, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो गन्ना, देखिए गन्ना की अगर हम बात करें तो गन्ना में मिठास नहीं है, तो मिठास जो होता है ये आपका यहाँ पर भाववाचक संज्ञा क्या है, यह आपका यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। हिंदी से प्रश्न आपका इस प्रकार से व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और व्याकरण को भी मैं पूरी तरह से जो है क्लियर कर दूंगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको रेगुलरिटी को मेंटेन करना है, हर एक प्रकार को प्रश्न को पढ़ना है ताकि आपका रिजल्ट हो सके। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मिठास आपका क्या है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। तो बताइए कि विधानसभा सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। तो देखिए गणपूर्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुल सदस्य संख्या 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो, तब वहाँ पर क्या होता है कि गणपूर्ति नहीं होता है। अगर इससे अगर कम सदस्य, अगर 10 से कम सदस्य रहता है या फिर जो भी सदस्य वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए उससे अगर 10वां जो भाग होता है वो अगर वहाँ पर उपस्थित रहता है तो वहाँ पर गणपूर्ति नहीं होती है। लेकिन 10 से अगर यहाँ पर कम रहता है तो वहाँ पर गणपूर्ति की स्थिति माना जाता है, और उस समय क्या होता है कि वहाँ पर बैठक नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार विधानसभा सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है, तो कुल सदस्य का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य अधिक हो तब वहाँ पर क्या होगा कि बैठक होगा, इससे कम होगा तो अन्यथा बैठक नहीं हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है 22 नंबर में, ए तथा बी एक कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी इसकी तुलना में 2 गुना कुशल है तो उसी कार्य को अकेला कितना दिन में करेगा। तो ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया था। तो इसको आपको यहाँ पर करना क्या है, इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि ए जो है यहाँ पर आपका ए क्या है, ए की तुलना में ए तथा बी एक कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी बराबर यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर 2 दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, तो ए जो है बी की तुलना में ये 2 गुना कुशल है। उसके बाद इसका क्या करना है, आपको क्षमता निकाल लेना है, यानी कार्य का उल्टा आपका क्षमता होता है, तो यहाँ पर आपका क्षमता निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तो ए प्लस बी बराबर करना है, और इसमें से किस में पूछा जाए तो दोनों कुशल है, तो बी अकेला क्या करेगा, कितना दिन में करेगा। तो ए की यहाँ ए बी की क्षमता में आपको क्या करना है, तो ए की क्षमता को घटा देंगे तो बी वाला आपका बच जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको हो चुका है, इसको आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न को बार बार क्या बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। क्योंकि उस प्रश्न को मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, अब वही प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो घनानंद की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए दिया हुआ यहाँ पर सुजान हित प्रबंध, ऑप्शन बी दिया हुआ वियोग बोली, ऑप्शन सी रस पीयूष निधि, ऑप्शन डी इश्क लता। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना आपका घनानंद की रचना नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा रस पीयूष निधि जो है ये आपका घनानंद की रचना नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जाए न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है। तो बताइए कि न्यायमूर्ति पूंछी आयोग ये किससे आपका संबंधित है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए शहरी शासन,
ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी जिला प्रशासन, ऑप्शन डी चुनाव सुधार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो न्यायमूर्ति जो है यहाँ पर न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित नहीं होती, आपके केंद्र राज्य संबंध से ये आपका संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 25 नंबर में पूछा जा रहा है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है। तो ये ऑप्शन ए में दिया प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी धूम कोहरा, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऊपरी परत जो है ओजोन परत किससे नष्ट हो रही है, तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से नष्ट हो रही है, यानी कि CFC के कारण से ये आपका नष्ट हो रही है। और CFC की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रयोग किया जाता है प्रशीतन के रूप में, इसका रेफ्रिजरेटर में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो बताइए कि कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी काली बालाथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बालाथल जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से आपका संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 27 नंबर में पूछा जा रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है। तो बताइए कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके लिए अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो होता है सोडियम का जो आयनिक ऊर्जा होता है ये आपका मैग्नीशियम से कम होता है। और उसके बाद अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो ये आपका मैग्नीशियम से कम होता है। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका एल्यूमिनियम से अधिक होता है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 28 नंबर पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किसे दूध शर्करा भी कहा जाता है, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि लैक्टोज को दूध शर्करा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 29 नंबर पूछा जा रहा है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस देशों के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि भारत में कौन सा राज्य है जिसका अदर कंट्री के साथ यानी दूसरे देश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है। तो यह आपका हो जाएगा गांधीनगर, यानी कि आपका ये अगर पूछा जाता है भारत के बारे में पूछा जाता है तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर आपको 29 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है। तो बताइए कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। इसके अलावा पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य के साथ दूसरे देश का सबसे बड़ा सीमा लगती है, तो यह हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि गुजरात की सीमा ये पाकिस्तान के साथ लगती है। जो भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है किस राज्य के साथ, तो ये गुजरात के साथ लगती है। लेकिन बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में अदर स्टेट का क्या होता है कि अलग अलग स्टेट का सीमा लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो राज्य के अकेला गुजरात का जो सबसे बड़ी सीमा अगर लगती है तो ये पाकिस्तान के साथ लगती है। और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है ये आपका मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। इसके अलावा चाइना की अगर हम बात करें पाकिस्तान के बीच जो आपका स्थलीय सीमा लगता है इसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और श्रीलंका अगर हम बात करें चाइना के बीच, तो चाइना की बात करें तो इसमें मैकमोहन लाइन आपका लगता है। तो इन दोनों को याद रखना, इन दोनों आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अज्ञेय की अरे यायावर रहेगा यादकृति किस विधा से संबंधित है। तो बताइए अज्ञेय की अरे यायावर रहेगा यादकृति किस विधा से संबंधित है, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यह आपका जो है यात्रा वृत्त से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था
मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताइए कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मधुमक्खी के बारे में मैंने बता दिया है, इसको एपीकल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि वर्मी कल्चर रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो बताइए कि कल्चर रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करिए आपका माओ जेडोंग था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 33 नंबर में, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? बताइए स्थान आवंटन से संबंधित है, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चौथी अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो बताइए कि कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, यह आपको यहाँ पर पूछा गया था। ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी तरकुंडे समिति, ऑप्शन सी इंद्रजीता गुप्ता समिति, ऑप्शन डी वाई के अलग समिति। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई के अलग समिति जो है यह आपका समिति सुधार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कांच के बनने में उपयोग की जाने वाली मुख्य घटक क्या है? तो कांच के बारे में मैंने बताया था कि कांच में SiO3 का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 36 नंबर में अमोनियम आयन है। तो बताइए कि अमोनियम जो ये किस प्रकार का आयन है? तो अमोनियम की अगर हम बात करें आपका एक संयुग्मी आयन होता है, अम्ल होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 37 नंबर में पूछा जा रहा है प्रचलित कीमतों पर 2016 से 17 में बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में समृद्धि दर क्या है? तो बताइए कि प्रचलित कीमतों पर 2016-17 में बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में समृद्धि दर कितनी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यह आपका 13.9 थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 38 नंबर में केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो बताइए कि केलेमाइन में क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए ZnO। तो ZnO के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। पूछा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो उभयधर्मी के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका ZnO जो होते हैं ये आपको उभयधर्मी के ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी करने का मतलब है कि धातु को गुण को भी प्रदर्शित करता है और अधातु के गुण को भी प्रदर्शित करता है। इसके अलावा पूछा जाता है Al2O3 जो होता है ये भी आपका क्या होता है कि उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण होते हैं। यही दोनों आपसे पूछा जाएगा। इन दोनों को आपको याद रखना, ये दोनों क्या आपका उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण है। इसके अलावा जो पूछा जा रहा है केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, जिसमें आपका ZnCO3 होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया था वेदनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो बताइए कि वेदनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन यहाँ पर का सी करेक्ट हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 40 नंबर में पूछा जा रहा है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका सुहाद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर का बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न आज लेकर के आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी प्रीवियस ईयर है ये आपको बीच बीच में लगवाते रहेंगे ताकि आपका पूरा प्रीवियस ईयर भी कंट्रोल में रहे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को लगाते रहना। इसके अलावा मैथ बचता है और हिंदी, तो मैथ हिंदी को भी आप जो है अच्छे तरीके से हम लोग जो है कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।